So I welcome you all to this press briefing. So first of all, I will you know talk about the overall development scenario. जैसे मैंने लास्ट मीटिंग में भी आपको कहा था कि जो लद्दाख में जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो एक बड़े ही प्लान तरीके से जो है वो इस वक्त जो है किया जा रहा है पिछले 3 सालों में। और हमारा एलोकेशन जो है वो लगभग 6,000 करोड़ के करीब एनुअल रहता है। और हमारी कोशिश ये रहती है क्योंकि यहाँ पे वर्किंग सीज़न बहुत लिमिटेड होता है, लगभग मई से शुरू होता है और नवंबर में ये कम हो जाता है, मतलब समझ लो कि एंड पे आ जाता है। और तो इस बड़े ही शॉर्ट पीरियड में आपने वो सारा डेवलपमेंट करना होता है जो एक साल में आपने डेवलपमेंट प्लान किया होता है। तो इसलिए हमने पिछले 2-3 साल से ये अब एक कैलेंडर ही डिवाइस कर लिया है कि जितना भी अगले साल के प्लान होंगे वो हम उसको पहले ही बना लेते हैं, और ताकि अप्रैल के महीने में काम जो हैं नए जो हैं वो ग्राउंड पे जो हैं वो शुरू हो जाएं, और जो ऑनगोइंग वर्क्स भी हैं उनका भी एलोकेशन जो है वो दे दिया जाए, ताकि ग्राउंड के ऊपर जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उनको उसको मालूम हो कि इस साल कितना एलोकेशन है, और अकॉर्डिंगली वो अपना वर्क जो है प्लान करते हैं। तो इस साल हमने इसमें आगे बढ़कर एक और चटर्जी साहब के जो इंस्ट्रक्शंस पे किया कि जो इवन ऑनगोइंग वर्क्स थे, जैसे मान लीजिए जो हमारे काम चल रहे थे उनका जो प्लान था जो कि सर्दियों के कारण बंद हो जाते हैं, उनको फिर रिज्यूम करते हैं हम अप्रैल मई में, लेट अप्रैल और अर्ली मई में। तो उसमें एलोकेशन डिसाइड करनी थी कि इस काम के लिए कितनी एलोकेशन होनी चाहिए। तो इसमें हमने दोनों लद्दाख ऑटोनोमस जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं उन दोनों को इन्वॉल्व किया थ्रू डिप्टी कमिश्नर, और उन्होंने आपस में काउंसिल्स ने बैठ के अपनी अपनी जगह पे ये डिसाइड किया कि किस काम के लिए कितना पैसा जो है वो होना चाहिए, ताकि वो इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो जाएं। ये तो जो उनकी एलोकेशन आई फिर वो एक डिस्कस हुई और अप्रूव हुई। तो इस बार हमने लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स को जो प्लानिंग प्रोसेस है उसमें फुली इंटीग्रेट कर दिया। इसके अलावा उनका अपना प्लान भी रहता है जो लगभग 325 करोड़ होता है, वो एक अलग है, वो अपने लेवल पे ही करते हैं। वो उसमें वो हमें सिर्फ उसको वो दिखाते हैं और हम उसको देख के अप्रूव करते हैं। लेकिन हमारा जो इसको यूनियन टेरिटरी का प्लान होता है, इस बार हमने वो भी जो है ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के साथ बैठ के एलोकेशन जो है प्रायोरिटी और एलोकेशन जो है वो उनसे हमने ली। तो इससे वो इंटीग्रेट हो गए इस प्लानिंग एक्सरसाइज में। तो एम यही है कि जो भी प्लानिंग या डेवलपमेंट एक्टिविटी की जाए ग्राउंड के ऊपर, उसमें जो लोग हैं बेनिफिशरीज जो हैं और जो उनके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएं। तो ये इस बार हमने किया, और प्लान जो है वो क्योंकि अप्रूव्ड प्लान था उसकी एलोकेशन जो है हमने मई महीने में वो रिलीज़ कर दी। तो इसके बाद जो दूसरा इसका एक कंपोनेंट रहता है कि नए काम जो अभी कंसीव किए आपने, उसका फिर हमने एक्सरसाइज शुरू की कि हमने LHDCs को कहा कि आप बताइए कि आपके इलाकों में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कौन कौन से काम जो हैं हमें इस साल लेने चाहिए। तो उसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट की, और वो भी उनके साथ मिलके जो जो काम उन्होंने आइडेंटिफाई किए, जो हमने भी अपने काम देखे, और उसके बाद उसकी एलोकेशन डिसाइड हुई। क्योंकि यहाँ वर्किंग सीज़न थोड़ा लिमिटेड है तो पर्पज़ यही रहता है कि एटलीस्ट काम जो है उसका DPR बन जाए, वो उसका टेंडरिंग हो जाए, उसकी वर्क अवार्ड हो जाए, उसके लैंड और उधर इश्यूज़ जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएं, और ग्राउंड पे काम शुरू हो जाए, कॉन्ट्रैक्टर का पता लग जाए किसने ये काम करना है। तो क्योंकि वर्किंग सीज़न अब लिमिटेड रहता है तो एलोकेशन थोड़ी हम उसमें कम रखते हैं ताकि वो वेस्ट ना हो। तो ये एक्सरसाइज जो है ये भी हमने जो है कंप्लीट कर ली, और वो जो ऑनगोइंग वर्क्स प्लान है वो भी अप्रूव हो गए। तो एक इसका ये नतीजा हुआ है कि 2-3 साल में जो हमारा परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर है वो अब बढ़ रहा है। यानी कि जब शुरू के साल में मान लीजिए वो 50s के अराउंड था परसेंटेज टर्म्स में, फिर वो 60s के अराउंड हुआ। तो पिछली बार जो है हमारा एक्सपेंडिचर 72% के करीब हुआ, मतलब जितना एलोकेशन था उसका 72% जो है हम वो खर्च कर पाए। और इस साल हमारा ये एम है कि हम वी शुड बी इन द 90s एटलीस्ट, इफ़ नॉट 100%, हमको इतना परसेंटेज एक्सपेंडिचर करना चाहिए। क्योंकि जब आप एक्सपेंडिचर करते हैं तभी ये जस्टिफिकेशन होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाके हम एडिशनल एलोकेशन या एलोकेशन का एनहांसमेंट की बात करें।
तो ये जो है एक्सरसाइज हमने जो है वो मैंने आपको बताया कि वो काम जो है हो चुका है। दूसरा जो इसमें इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि जो विभाग हैं अलग अलग कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जितनी भी हमारी हैं उसका 100% सैचुरेशन हो। ये जो है ये भी सारे विभाग, ये मैं एज एन एडवाइज़र कह रहा हूँ आपको कि वो भी सारे विभाग का जो है एक टारगेट जो रहता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मॉनिटर होता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे इंडिविजुअल बेनिफिशियरी ओरिएंटेड जो स्कीम्स है उनका सैचुरेशन जो है वो 100% जो है वो हम जल्द से जल्द कर लें। जो हमारा इस वक्त मेजर है वो है जैसे मान लीजिए जो हेल्थ है या एजुकेशन है या हायर एजुकेशन है या रेवेन्यू है या फॉरेस्ट हैं या और अलग अलग रूरल डेवलपमेंट है। तो इन सब के भी जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स हैं इनके भी जो प्लान्स हैं वो भी टाइम टाइम के ऊपर जो है वो ड्राफ्ट होके अप्रूव होके कमेटी से अप्रूव होके जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट हो चुके हैं और कुछ जो एज़ पर द टाइमलाइन जो हो रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट सिनारियो पे पब्लिक को रिप्रेजेंटेटिव्स को साथ लेके वी आर इंश्योरिंग दैट ग्राउंड पे डेवलपमेंट जो है वो अच्छी तरह से लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ साथ मिलके जो हो जाए। कुछ मैं अब हाईलाइट थोड़ा सा बताऊंगा कि किसी भी इलाके की डेवलपमेंट के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक तो वहाँ लैंड रिकॉर्ड जो होते हैं वो अपडेटेड होने चाहिए। मतलब कोई भी डेवलपमेंट जब होती है तो एक तो प्लानिंग बड़ी ज़रूरी होती है उसमें, और दूसरा जो लैंड मैनेजमेंट होती है, यानी कि जो आपकी, क्योंकि कोई भी डेवलपमेंट इस वर्ल्ड में जो हो सकती है वो ज़मीन पे ही होती है। तो इसलिए किसी भी डेवलपमेंट का, चाहे आपने छोटा सा स्कूल बनाना है या बड़ा कॉलेज बनाना है या यूनिवर्सिटी बनानी है या मेडिकल कॉलेज बनाना है या कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाना है, उसके लिए लैंड अवेलेबिलिटी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रहती है। तो यहाँ पे जो DILRMP एक नेशनल लेवल का प्रोग्राम है, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, तो उसके तहत यहाँ बहुत ही एक प्लान तरीके से हम लद्दाख में लैंड रिकॉर्ड्स को जो है मॉडर्नाइज कर रहे हैं। ये जो स्कैन तो ये फर्स्ट फेज़ में हो चुके थे, लेकिन अब जो है अब ये डिजिटाइज़ हो रहे हैं। डिजिटाइज़ का मतलब ये है कि जब भी कोई रिकॉर्ड बनता है उसको हम जमाबंदी कहते हैं। जमाबंदी का मतलब है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, कि इस गांव में कितने मालिक हैं और क्या ज़मीन है, उसकी कितनी ज़मीन का, उसमें किस आदमी की उसकी कितनी ज़मीन है, तो उस रिकॉर्ड को हम जमाबंदी कहते हैं या रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कहते हैं। और उसमें एक नक्शा भी होता है गांव का, जिसे हम कहते हैं कि ये मसावी है, यानी कि उस गांव का रेवेन्यू मैप है, जिसको आप लट्ठा कहते हो। इसको मैप को हम कभी कभी कागज़, उस कागज़ को हम एक क्लॉथ पेपर क्लॉथ होता है उसके साथ जोड़ देते हैं ताकि वो फटे ना, तो वो लट्ठा कहते हैं उसको। तो वो कई मतलब समझ लीजिए दशकों से भी पुराना सिस्टम था। अब इस रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ किया जा रहा है, मतलब वो जो जमाबंदी है अब वो इलेक्ट्रॉनिकली जो है डिजिटाइज फॉर्म में वो एंट्री उसकी हो रही है, ताकि, और जो नक्शा भी है, जो गांव का नक्शा है, वो नक्शा भी जो है उसको भी हम डिजिटाइज़ कर रहे हैं। मतलब वो जो आपको उसमें प्लॉट्स दिखते हैं अलग अलग एक मसावी में या लट्ठे में, वो प्लॉट्स भी जो हैं अब वो इलेक्ट्रॉनिकली जो है उसको जनरेट किया जा रहा है, ताकि फ्यूचर में अगर किसी ने कोई प्लॉट ख़रीदना है, बेचना है, तो इलेक्ट्रॉनिकली वो प्लॉट जो है वहाँ से उसका एक्सट्रैक्ट निकल आएगा, जिसे हम आप फ़र्द कहते हैं। आप लोग कॉमनली इसको फ़र्द कहते हैं, कि फ़र्द का मतलब होता है नक्शा, ठीक है, कागज़ वो जिसके ऊपर नक्शा हो ज़मीन का, या फ़र्द इंतखाब जिसे हम कहते हैं। इंतखाब का मतलब होता है चुनना, कि यानी कि इन सारे गाँव के खेतों में से मैंने ये प्लॉट जो है वो ख़रीदने के लिए चुना है, तो वो उसका जो नक्शा जो है पटवारी आपको देता है, और साथ में एक कागज़ देता है कि ये मालिक जो है यही है, और तीसरा कागज़ वो ये देता है कि यही मालिक है और ये कब्ज़े में भी है, ताकि खरीदने वाले को कोई परेशानी ना हो सकता है ज़मीन किसी और की हो लेकिन कब्ज़े में किसी और के हो। तो ये फ़र्द इंतखाब कहते हैं उसको, इसी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन होती हैं। तो ये सारा प्रोसीजर जो है हम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। वी आर वेरी होपफुल कि इसके ऊपर काम तेज़ी से चल रहा है और बहुत जल्दी हमारे रिकॉर्ड जो हैं वो डिजिटाइज हो जाएंगे। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रही है वो ये है कि जितने भी ये लैंड पार्सल्स हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे लोगों की जो ज़मीनें हैं, लैंड पार्सल्स उनके हैं, वो आज तक जो था वो मेजर जो हुए थे 1906 में हुए थे, जो मतलब जो हमारी जानकारी है। जो लेटेस्ट यहाँ पे सर्वे हुई थी फील्ड्स की 1906 में हुई थी। तो वो रिकॉर्ड जो है वो हाथ से बनाया गया था, और मेजरमेंट जो थी उस वक्त वो चेन से करते थे। चेन होती थी, उस चेन से लेके एक एक खेत के ऊपर आदमी जाके पैमाइश करता था। यहाँ हमारे यहाँ तो ज़मीन बहुत कम है, आप सब लोगों को पता है। 3.5 लाख के करीब हमारे पास सिर्फ खेत हैं, इतने से ही खेत हैं। और उन खेतों में भी हमारी कोई 30-40% ही खेत ऐसे जहाँ पे काश्त होती है, बाकी खेत जो हैं वो सारे बैरन हैं, मतलब वो अनकल्टिवेटेड है। तो कल्टीवेशन का एरिया हमारा बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। तो ये जो लैंड पार्सल्स हैं
अब इनका जो सर्वे अब जो हम कर रहे हैं उसमें हम जो खेतों की पैमाइश है अब वो रोवर के थ्रू हो रही है। रोवर एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से एक मतलब एक मेजरमेंट का एक स्टिक, उसके ऊपर एक सेंसर लगा होता है। तो वो किसी खेत के कोने पे, चाहे वो कोने 4 हों, 5 हों, 6 हों, अगर इरेगुलर फील्ड है तो ज़्यादा कोने हो सकते हैं, अगर रेगुलर फील्ड है तो 4 कोने होते हैं। तो उसके ऊपर रख के एक टेक्नोलॉजी है जिसे हम कोर्स नेटवर्क टेक्नोलॉजी कहते हैं। इनके एक स्टेशन रहता है, उस स्टेशन के ऊपर जितने भी स्पेस में जो सैटेलाइट चल रहे हैं जो लैंड को मेजर करते हैं, उन सारे कॉन्स्टलेशंस को से वो डेटा लेके एग्जैक्टली वो ये बता देता है कि ये रोवर जो है वो कोर स्टेशन से लिंक्ड होता है। वो उसके पॉइंट जहाँ पे जिस ज़मीन के ऊपर वो पॉइंट होता है, वो इन्फॉर्मेशन जो उसका सेंसर है वो सैटेलाइट से भी कम्युनिकेट करता है, कोर स्टेशन से भी कम्युनिकेट करता है, और ये एक ट्रायंगुलेशन हो जाती है और एग्जैक्ट जो है जियो कोऑर्डिनेट मिलता है, लैट लॉन्ग जिसे हम कहते हैं। जैसे आजकल जो भी जहाँ भी आप जाते हो तो लैट लॉन्ग होता है ना, आपको यहाँ पे इतने ईस्ट, इतने नॉर्थ, साउथ, राइट। तो वो एक खेत के 4-5 पॉइंट्स जो हैं और उनकी एक्यूरेसी 5 सेंटीमीटर तक होती है। यानी कि इस सारी ज़मीन के ऊपर अगर आप वो रोवर रखेंगे तो उसकी एक्यूरेसी ये होगी कि 5 सेंटीमीटर, यानी कि वो रोवर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा इतनी बड़ी अर्थ के ऊपर एरर नहीं करता है। तो उस हिसाब से जो है हम रिकॉर्ड बना रहे हैं और हमने ये बहुत देखा है और बड़ा अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा कि जो पॉलीगन उससे जनरेट हुए, पॉलीगन कहते हैं मतलब किसी भी फील्ड का नक्शा, वो जो भी नक्शे जनरेट हुए वो एग्जैक्टली जब हम गूगल मैप पे डालते हैं तो बिल्कुल मिल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ज़मीनों की खरीद फरोख्त जो है गांव में नहीं हुई है। तो इससे क्या है कि जो 1906 का जैसा गांव था वैसा ही आज भी वो गांव है, आज भी ज़मीन वैसी है। तो ये इससे फ्यूचर में क्या होगा कि आप जब भी कोई रिकॉर्ड लेने जाएंगे, एक तो आपको जियो टैग्ड रिकॉर्ड मिलेगा, आपके खेत जो है उसमें कोई उसका जो नक्शा होगा वो जियो टैग्ड, जियो रेफरेंस्ड होगा और इलेक्ट्रॉनिकली आपको अवेलेबल हो जाएगा, और जो सारे मसावी होगी वो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होगी। तो कोई भी आदमी बाहर बैठ के भी, अगर आप किसी ने वहाँ से सड़क प्लान करनी है, किसी ने कैनाल प्लान करनी है, किसी ने कोई पाइपलाइन लगानी है, तो वो उसको इलेक्ट्रॉनिकली उसके ऊपर लगा के बता सकता है कि इस खसरा नंबर से जा रही है, इतनी इतनी ज़मीन हमको चाहिए। अदरवाइज़ वो आपको ग्राउंड पे जाके मापनी पड़ती। तो ये अल्टीमेट जिसे हम कहते हैं लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट, ये हम काम कर रहे हैं। उसके बाद हर एक लैंड पार्सल का एक अल्पिन दिया जाएगा। जिस तरह हर इंसान का एक आधार कार्ड होता है, उसी तरह हर एक खेत का एक अल्पिन होगा। इसको हम कहते हैं यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये मैं बताना चाहता था आपको कि ये एक बहुत ही मॉडर्न एक्सरसाइज जो है वो हो रही है, और उससे हमारे किसानों को इतना फ़ायदा होगा कि वो अपने एक पेन ड्राइव में अपनी सारी ज़मीन का रिकॉर्ड, पेन ड्राइव छोड़ दीजिए, वो वेबसाइट पे जाके अपना OTP इस्तेमाल करके, अपना लॉगिन करके अपना रिकॉर्ड देख सकते हैं। लैंड रिकॉर्ड जो है वो उसको अपने कस्टडी में और देख सकते हैं। बाकी स्वामित्व का काम हमारे यहाँ काफ़ी एडवांस हो चुका है और हम इसको जल्दी ख़त्म कर रहे हैं। अब हमने जितने भी हमारे गांव हैं उनके जो लैंड, जिसे हम स्वामित्व, वो वाली ज़मीन होती है जहाँ पे लोगों के घर होते हैं, जिसे हम आबादी देख कहते हैं, उनको भी पैमाइश जो है इलेक्ट्रॉनिकली की गई है उनके थ्रू, ड्रोन सर्वे के थ्रू। और उनकी भी जो ग्राउंड ट्रूथिंग है वो कोर स्टेशन से हो रही है। कोर स्टेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप ये कहेंगे कि यहाँ पे इस आदमी का घर है और ये इसका आंगन है, तो वहाँ वो रोवर साहब लगाएंगे जब जगह, तो वो सारा डेटा जो है वो फीड होके डेटाबेस में चला जाता है और वहीं से नक्शा जनरेट हो जाता है। तो वो जो नक्शा जब जनरेट होगा उसके घर का, तो वो जो कलेक्टर जो है, DC साहब जो हैं, वो बता देंगे कि ये खेत जो है इसका ये जियो रेफरेंसिंग है, ये घर जो है, ये मकान जो है फलाने आदमी का है। तो वो एक प्रॉपर्टी रिकॉर्ड जो है उसका आबादी देह में बनता है। पहले आबादी देह के अंदर ज़मीन का रिकॉर्ड नहीं होता था, ठीक है। अब ये स्वामित्व के अंदर जो है उसका रिकॉर्ड हो रहा है। बाकी हॉस्पिटल्स में जो हेल्थ फैसिलिटी है, हमारा पूरा ये पर्पज़ है कि हमने जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी कि फील्ड में स्टाफ अवेलेबल ना होने का कारण ये है कि उनको वहाँ रहने की जगह नहीं होती है। तो एक मैसिव प्लान हम चला रहे हैं जिसमें कि हर एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 4 मुलाजिम होते हैं। एक CHO होता है, 2 ANM होते हैं या जिसे हम मल्टीपर्पज़ वर्कर कहते हैं, और एक वहाँ फार्मासिस्ट होता है। तो 4 लोगों के लिए 4 सेट जो है हम रेजिडेंशियल ब्लॉक्स बना रहे हैं। इस बार हम लगभग कोई 70 के करीब बनाएंगे, मतलब 70 डिस्पेंसरीज़ के वहाँ पे एकोमोडेशन रहने की बन जाएगी। इस साल काम शुरू हो गया है तो अगले साल तक ये बन जाएंगी, ताकि जो भी वहाँ मुलाजिम जाता है, चशूल में जाएगा, कोयूल में जाएगा, करजौक में जाएगा, थांग में जाएगा, कहीं जाएगा, वहाँ वो रह सकेगा। तो 24 घंटे अगर वो वहाँ रहेगा तो 24 घंटे लोगों को अवेलेबल होगा। क्योंकि अगर वो दूर से आ रहा है, एक तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इतनी है ही नहीं, वो मतलब वो लेह से तो वहाँ जा ही नहीं सकता, जाएगा तो फिर उसका मतलब हफ्ते में एक बार ही जाएगा।
और दूसरी बात यह है कि हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रही है लद्दाख में, यहाँ पे कनेक्टिविटी जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, चैलेंज अभी भी है। इसीलिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का जो प्रोग्राम है 4G सैचुरेशन, तो 4G सैचुरेशन के तहत हमारे यहाँ पे 240 टावर्स लग रहे हैं BSNL के थ्रू, बाकी तो लग रहे हैं, मगर ये 4G सैचुरेशन का ये मतलब है कि जो कंपनियां होती हैं, जो कमर्शियल कंपनियां हैं, वो शहर के आगे पीछे लगा देती हैं क्योंकि उनका कस्टमर बेस ज़्यादा होता है, उनको रेवेन्यू मिलता है, वो लगा देते हैं। लेकिन अगर आप उसको कहोगे आप कोयल में लगा लो, कोरजक में लगा लो, दमचौक में लगा लो, वो कहते हैं यहाँ तो बिज़नेस ही नहीं है, तो यहाँ तो हमें बहुत घाटा होगा। तो उस ऐसे इलाकों में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन फ़ंड होता है, उसके तहत हमारे यहाँ पे 4G सैचुरेशन का एक नेटवर्क बन रहा है। और मैंने रिव्यू किया था तो वो कह रहे थे कि हम दिसंबर तक इसको प्लेस में इसको ले आएंगे, मतलब दे विल बी एबल टू सेट इट अप। वो कहते हैं इसमें जो मेजर काम होता है वो तो टावर खड़े करने का होता है, बाकी जो दूसरा जो अंदर कोर वर्क होता है उसमें शायद थोड़ा सा टाइम लगे, मगर ये 240 टावर्स जो हैं हमारे दिसंबर तक आ जाएंगे, ये हमें BSNL वालों ने एश्योर किया है। उससे क्या होगा कि हमारे जितने भी ये बॉर्डर के गांव हैं, हमारा सारा लद्दाख है, वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा, तो फिर उसकी ज़िंदगी जो है बहुत आसान हो जाएगी। चाहे क्योंकि आजकल हर सर्विस इंटरनेट पे है, चाहे बच्चे ने फॉर्म भरना है इंटरनेट, एग्ज़ाम देना है इंटरनेट, आपने कोई कार्ड लेना है इंटरनेट, फैसिलिटी लेनी है इंटरनेट। अस्पतालों में भी ये है कि अगर किसी को दवाई दे दी तो वो भी एंट्री करनी है, अगर मदर आई कोई, उसका वज़न देखना है, उसका देखना बच्चे की क्या हेल्थ है उसकी, वो सब ऑनलाइन करना, अलग अलग एप्लीकेशन ऑनलाइन है सब कुछ। तो जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी ये सारी चीज़ें जो है हो नहीं सकती हैं। वो डेटाबेस हमारा जाता भी नहीं ऊपर की। बच्चे को खाना खिलाना है, जैसे ही आपने मिड डे मील में बच्चे को खाना खिलाया, आपको शाम को पोषण ट्रैकर है उसके ऊपर आपने इन्फॉर्मेशन डालनी, आज 15 बच्चों ने खाना खाया और ये खाने में मेन्यू था, वो इन्फॉर्मेशन नेशनल डेटाबेस में जाती है और वहाँ वो ट्रैक करते रहते हैं कि भाई इन कितने बच्चों को आज खाना मिला मिड डे मील स्कूल में। तो इसके लिए सबके लिए कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रोड कनेक्टिविटी तो है ही ज़रूरी, लेकिन आज की डेट में डेवलपमेंट के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए 250 टावर लगने थे। इसमें एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चैलेंज ये था कि इसमें से 65 टावर जो थे वो वाइल्ड लाइफ एरिया में थे, तो उसकी दिन रात उसका उनके साथ, क्योंकि 65 टावर्स लगने हैं, 65 टावर की लोकेशन के मैप्स बनाने हैं, फिर वो आपने वो हमारा एक परिवेश पोर्टल उस पर डालने हैं, फिर वो यहाँ से अप्रूव करवाने, स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अप्रूव करवाने हैं, तो वो अप्रूव हो गए हैं। आज की डेट में कोई इशू नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि हम उनको कह रहे हैं आप जल्दी से काम अब शुरू करो, आपका कोई इशू नहीं है, आप हमें ये टावर जाके जल्दी से जल्दी लगा के दो। तो इससे काफ़ी जो है हमारे लद्दाख की जो मेन इश्यूज़ जो हैं कनेक्टिविटी के वो पूरे हो जाएंगे। अब सड़कें तो बहुत सारी बन रही हैं, बहुत सारी तो आप देखते हो, इस बार तो फ्लड आए तो बहुत सारी सड़कें जो हैं BRO की जो है उनका नुकसान भी हुआ, जिसको उन्होंने रिस्टोर भी कर दिया। लेकिन एक बहुत ही प्लान तरीके से यहाँ एक मैसिव रोड नेटवर्क जो है वो बिछाया जा रहा है, और वो आने वाले 3-4 सालों में यहाँ जो भी डिस्टेंट लोकेशन है वहाँ पे जो कनेक्टिविटी जो है उसको पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारा काम जो है वो एक गवर्नमेंट की एजेंसी BRO अपने तरीके से कर रही हैं, कुछ प्रोजेक्ट BRO के हम फंड कर रहे हैं, कुछ हमें PMGSY के फंड्स हैं। तो उस हिसाब से जो है यहाँ पे कनेक्टिविटी का जो है एक रोड कनेक्टिविटी जो है वो हम लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे डेवलपमेंट का जितना भी काम है, हम तो दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि जितना पैसा हमें मिलता है वो सारा खर्च हो जाए, और खर्च भी ठीक तरीके से हो, ताकि हम फ्यूचर में और पैसा जो है अपने डेवलपमेंट के लिए जो है गवर्नमेंट से उसकी डिमांड कर सकें। तो हेल्थ सेक्टर का मैंने आपको बता दिया, उसमें हमारा सबसे एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है मेडिकल कॉलेज का, वो थोड़ा सा उसमें डिले चल रहा है। वो बेसिकली ऐसा है कि लैंड अवेलेबल है, DPR बन गए हैं, DPR बन के चले भी गए दिल्ली, तो वहाँ पे ये विचार हुआ कि शायद 100 सीट वाला जो मेडिकल कॉलेज है वो अभी इतना ज़रूरत शायद उसकी नहीं है, आप 50 से शुरू कर सकते हैं। तो वो करके जो है हमने अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में दिया है, और वी आर वेरी होपफुल कि जल्दी वो सैंक्शन हो जाएगा। बाकी हमारे लेवल के ऊपर जो था ज़मीन पर देना, उसकी फेंसिंग करना, वो प्लानिंग करना, वो सारा हमने कर दिया हुआ है। तो ये एक हमारा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे ज़्यादातर ऑक्सीजन की कमी होती है लोगों को। तो यहाँ पहली बारी कंट्री में, मुझे नहीं लगता कि JNK में भी कहीं होगा, हमने हाइपरबेरिक चैम्बर लगाया जो कि 3.5 करोड़ का है, जो हमने SNM में लगाया। हाइपरबेरिक चैम्बर में आप अलग अलग किस्म के पेशेंट जिनको ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, जिनकी जान जा सकती है, उनको आप उस चैम्बर के अंदर डाल के प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इक्विपमेंट हमने अभी रिसेंटली जो है लगाया हुआ है। करगिल का जो हॉस्पिटल है उसमें पिछले साल हमने इसको इनाग्रेट किया, अब उसको और एक्सपैंड कर रहे हैं।
वहाँ पे एक MRI और वहाँ पे कैट स्कैन मशीन जो है इस बार सेंक्शन की है, जिसका कि प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस जो है वो ऑन है हर SDH के ऊपर। और यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जब आप जाएं तो आप ऑनलाइन आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाए, ऑनलाइन आपका जो है रजिस्ट्रेशन वहाँ आ जाए। हॉस्पिटल के जो है उसको हमने वहाँ रखा है। टेली कनेक्टिविटी जो है, अगर आप बहुत सारे लोग जाएं फील्ड में अगर, तो देखें कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के ऊपर लोग जो है वो टेली कंसल्टेशन ले रहे हैं। और हमारा मतलब डिस्पेंसरी है, इसको हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहते हैं, वहाँ से वो पूछते हैं, एक डॉक्टर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बैठता है और वो जो है उसको वहीं प्रिस्क्रिप्शन देता है। तो ये ट्रांजेक्शन जो हो रही हैं ये नेशनल लेवल के ऊपर हमारी पॉपुलेशन को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा जो है हो रही हैं। तो ये अगर आप उसको ग्राउंड पे जाके देखेंगे, खुद भी जाएंगे, तो आप हमें बेटर तरीके से दिखा सकते हैं। दूसरा, एक हानलेट डार्क स्काई रिजर्व हमने बनाया, जो कि इस साल उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, बहुत सारे लोग वहाँ गए, वहाँ एक नोमैडिक फेस्टिवल हुआ, उसमें काफ़ी इंटरेस्ट जनरेट हुआ। और वहाँ पे अब हम एक प्रॉपर तरीके से प्लान किया हुआ हमने, एक वहाँ एक बहुत बड़ा एंट्री गेट बनेगा। उस एंट्री गेट के बाद वहाँ पे प्लानिटेरियम, हम मिनी प्लानिटेरियम बना रहे हैं, कुछ हम एस्ट्रोडोम्स बना रहे हैं, ताकि वो इलाका जो है वो कंट्री में पहला डार्क स्काई सेंचुरी है। तो वो भी जो है उसका ऊपर भी जो है काम जो है काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है। तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट का सिनारियो है वो बहुत प्लान तरीके से जो है वो हम लद्दाख में कर रहे हैं। और बाकी मैंने जैसे आपको बताया कि हेल्थ का और फॉरेस्ट का मैंने आपको बता दिया। बाकी जितने भी बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब का एक यहाँ पे बड़ा इशू रहता है ये रिक्रूटमेंट का, कि भाई हमें जो है ये नौकरियों का जो सिलसिला है वो लोगों को जल्दी से जल्दी नौकरी जो है वो मिलनी भी चाहिए। और मतलब उनके कुछ पेपर भी उन्होंने दिए थे, वो रिज़ल्ट नहीं डिक्लेयर हो रहा है। ये पिछले दिनों बच्चे जो हैं बहुत परेशान हो गए, अभी भी परेशानी है। तो उसमें ऐसा है कि मैं आपको जैसे एक ब्रीफ दूंगा, मतलब जैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, कि आज तक कितने कितने लोगों को हमने एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी दे दी हुई है, मतलब कितने एम्प्लॉयमेंट, ये मैं आपको कागज़ बाद में दे भी दूंगा। ये लगभग जो है जिनके लिए हमने रिक्रूटमेंट कंप्लीट कर लिए 1120 पोस्ट जो है हमने भर दी है। 1120 पोस्ट जो है वो ड्यू तरीके से अलग अलग एजेंसीज़ के थ्रू वो ऑलरेडी भरी जा चुकी हैं। फिर कुछ हम क्या करते हैं कि जो पोस्ट हमारी खाली हैं और काम चलाने के लिए हम लोगों को आउटसोर्स करते हैं, तो लगभग कोई 1893 मतलब नियरली 2000 पीपल जो है वो आउटसोर्स एम्प्लॉयमेंट उनको मिली हुई है। अब यही वो आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ में से कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं उन्होंने बाहर एग्ज़ाम भी दिए थे जिनका रिजल्ट अवेटेड है। और तीसरी चीज़ जो है, जो डिस्ट्रिक्ट्स को हमने रेफ़र किए हैं, लगभग DSSRBs को 1230 पोस्ट और हमने रेफ़र किए हैं, मतलब करगिल में भी रेफ़र किए हैं, यहाँ भी रेफ़र किए हैं, जिनकी रिक्रूटमेंट करने की जो अथॉरिटी है वो डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड को है। तो उन्होंने उसका कार्रवाई जो है वो ऑलरेडी शुरू की है एडवर्टाइजमेंट करके। इस वक्त वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि जल्दी 1-2 महीने के अंदर वो रिजल्ट भी उन बच्चों के आ जाएंगे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट हैं। फिर जो इस वक्त इशू जो ज़्यादा आ रहा है वो पोस्ट हैं, लगभग जो हमने 797 करीब जो पोस्ट हमने भेजी थी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को। तो जब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को ये पोस्ट हमने मई 2021 में उन्होंने उसकी एडवर्टाइजमेंट की थी, हमने तो ये पोस्ट उनको भेज दी थी दिसंबर 2021 को। दिसंबर 2021 को हमने उनको पोस्ट भेज दी, तो उन्होंने उसकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो मई में कर दी, नेक्स्ट ईयर 22 में। तो जब वो एडवर्टाइजमेंट उन्होंने की, बच्चों ने फॉर्म भरे। तो जब उन्होंने बच्चों ने फॉर्म भरे तो उसमें क्या हुआ, मान लीजिए 797 पोस्ट के अगेंस्ट हमारा अंदाज़ा ये है कि कोई 25,000 बच्चों ने फॉर्म भरा होगा, ठीक है, या 24,000 बच्चों ने फॉर्म भरा होगा। तो उसमें से लगभग 750 बच्चों ने, या 760 या 770 इतना रख लो, 750 बच्चों में के जब फॉर्म, क्योंकि फॉर्म ये सारे ऑनलाइन भरे जाते हैं, तो SSC ने कहा कि ये जो 750 बच्चों ने फॉर्म भरे हैं इनमें कुछ डिफिशेंसीज हमें नज़र आ रही हैं। तो डिफिशेंसी इस नेचर की हैं कि जैसे फ़ोटोग्राफ जो है वो क्लियर नहीं है, या फ़ोटोग्राफ में उसने चश्मा लगाया हुआ है, या जो उसका बैकग्राउंड जो है जहाँ उसने फ़ोटो लिया है वो वाइट नहीं है। क्योंकि कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो ऐसे ऐसे होना चाहिए मिनिमम। तो आजकल आपने देखा होगा कि अगर कहीं भी आप जाते हैं, जैसे आपका सिम अगर चेंज करना है या कुछ करना है, तो वो जो सर्विस प्रोवाइडर वो आके आपका फ़ोटो घर में लेता है, 5-10 बार क्लिक करता है लेकिन फ़ोटो क्लिक नहीं होता। वो कहता है जी ये फ़ोटो क्लिक नहीं हो रहा है, आप इस दीवार पे इधर चले जाओ। फिर वो एक पर्टिकुलर जब उसको लिमिनासिटी मिलती है तब फ़ोटो क्लिक होता है। तो इसी तरह उन्होंने कुछ गाइडलाइन बनाई कि आप फ़ोटो का ऐसे ऐसे होना चाहिए फ़ोटो।
तो एसएससी ने कहा कि ठीक है, ये 750 बच्चों का जो है हम इनको एडमिट कार्ड नहीं देंगे, क्योंकि इनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो हमारे नॉर्म्स के मुताबिक जो है वो नहीं है। ये बच्चे जो हैं एग्री होके चले गए कैट में, मतलब कुछ बच्चे कैट जम्मू में चले गए, कुछ कैट श्रीनगर में चले गए। तो कैट ने जब सुनी उनकी बात तो उन्होंने कहा कि आपने इन बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी थी कि ये अपना अच्छा वाला फ़ोटो भेज देते, क्योंकि यहाँ तो ऑनलाइन जो सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग नहीं है लद्दाख के अंदर, तो आप इनको चांस देना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा कि जब तक हम ये केस सुन रहे हैं, ये कैट का फैसला है, कैट ने उनको ऑर्डर दिया जब तक हम ये केस सुन रहे हैं, आप फिलहाल इन बच्चों को एडमिट कार्ड इशू कर दीजिए और इनका एग्ज़ाम कर लीजिए। तो उन्होंने उनको पेंडिंग द मैटर इन द कैट इंटरिम डायरेक्शन जो कैट की आई, उस बेसिस पे एसएससी ने उनको एडमिट कार्ड भी दे दिया, उनका एग्ज़ाम भी ले लिया। अब उनमें से बच्चों का जब एग्ज़ाम भी ले लिया तो उसके बाद सिलेक्ट लिस्ट भी बन गई, उनमें से कुछ बच्चे सिलेक्ट भी हो गए। वो अभी हमें लिस्ट नहीं मिली है, मगर वो ये हमारी नॉलेज है कि उसमें से लगभग कोई मतलब 150 के बच्चे करीब बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट भी हो गए हैं, यानी कि सिलेक्ट हो गए मतलब वो सिलेक्ट लिस्ट में भी आ गए हैं, मतलब वो मेरिट लिस्ट में आ गए। तो फिर बाद में कैट का फैसला ये आया फाइनल कि नहीं ये गलत था, ये एडमिट कार्ड का जो हमने डायरेक्शन दी थी और ये जो एग्ज़ाम का भी डायरेक्शन दी थी ये ठीक नहीं है, ये गाइडलाइंस की वायलेशन हुई थी, इसलिए हम ये रिजेक्ट करते हैं उनका एप्लीकेशन फॉर्म पोस्ट फैक्टो। तो इससे एग्री होकर बच्चे डबल बेंच में चले गए कि हमने तो डबल बेंच में ऑनरेबल हाई कोर्ट के डबल बेंच ने फैसला दिया 13 जून को कि आपने इनको एडमिट कार्ड भी दे दिया था, आपने इनका एग्ज़ाम भी ले लिया है, अब ये सिलेक्ट लिस्ट में भी आ गए हैं, तो अब ये कोई ग्राउंड नहीं है कि आप ये कहें कि अब ये जो है वो हम उसको रिजेक्ट करेंगे। उन्होंने डायरेक्शन दी कि आप सबका रिजल्ट निकालो, इनका रिजल्ट निकाल दो। तो जब ये फैसला अनाउंस हुआ तो हमें भी बहुत रिलीफ मिला एज ए एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि हमारी पोस्टें खाली पड़ी हैं। हमारे को तो इतनी ज़रूरत है इस वक्त हमारे इन पोस्ट को भरने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है तभी इफेक्टिव हो पाती है जब हमारी वेकेंट पोस्ट जो है वो फिल हो जाएँ विद द रेगुलर एम्प्लॉइज़। तो हमको जब हमने लगा कि तो बहुत अच्छा फैसला आया डबल बेंच हाई कोर्ट का, तो हमने एसएससी के चेयरमैन साहब को लिखा कि प्लीज़ आप ये रिजल्ट जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का फैसला है हम इससे पूरे एग्री करते हैं, ये बहुत अच्छा ऑर्डर है, रीजनेबल ऑर्डर है, हम पूरी तरह से एग्री करते हैं, आप इसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। आप उन्होंने कहा था कि आप इनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दीजिए, तो हमने कहा आप इन बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर कर दीजिए। ये हमने उनको 20 जून को लिख दिया। तो उसके बाद मीटिंग हमारी हुई, मतलब होम सेक्रेटरी साहब की मीटिंग हुई एसएससी के चेयरमैन के साथ। तो वहाँ ये हमने कहा कि अब ये हमने इनको लिखा हुआ कि आप हमें रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दीजिए इन बच्चों का जो मेरिट लिस्ट में आ गए, ताकि ये अपना अपॉइंट ज्वाइन कर लें। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा जो इसमें जिन बच्चों के था तो कुछ इशू था, हम उनका तो अभी नहीं डिक्लेयर कर सकते, हम उनके लिए तो सोचेंगे कि हम इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे। लेकिन जिन बच्चों का तो कोई भी मतलब इशू नहीं था, यानी कि जिन्होंने फॉर्म भी बिल्कुल परफेक्टली ओके भरे थे और जो एग्ज़ाम दे के जो मेरिट लिस्ट में आए थे, तो उनका तो कोई इशू नहीं है, तो हम उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देंगे। तो हमने वो वेरीफाई करने के बाद उनसे उस मीटिंग होने के बाद फिर भी मैंने दोबारा जो मेंबर सेक्रेटरी जो है वहाँ के उनसे बात की, कहना मैंने कहा बच्चों को हम ये एश्योरेंस दें, इससे पहले मैं आपको फिर पूछ रहा हूँ कि क्या हम ये बच्चों को एश्योरेंस दे सकते हैं कि आप ये जून की बात है, क्योंकि 20-21 जून की बात है, 21 जून को ये होता है। मैंने कहा हम ये बच्चों को एश्योरेंस दे दें कि आप ये रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देंगे आप, क्योंकि वो बहुत परेशान हो रहे हैं। तो वो कहते हैं हाँ ये श्योर यू कैन गो अहेड, आप ये बता सकते हैं उनको। तो हम जो है कुछ 21 बच्चों की या 49 बच्चों की हम लिस्ट अभी 18 कैटेगरीज़ में शायद हम डिक्लेयर करने वाले हैं। तो ये तो कुछ दिन की बात है, बाकी आस्ता आस्ता बाकी लिस्ट भी आती रहेंगी, क्योंकि इसमें कुछ प्रोसीजर होता है वो फॉलो करना पड़ता है, केस बनाने पड़ते हैं। तो उसके बाद हम इनका भी रिजल्ट जो है, तो मैंने कहा आउटर डेट क्या है, जब तक आप इन सारे बच्चों का दे देंगे, उन बच्चों का जिनका कोई इशू नहीं है, जिनका तो इशू है वो उसके लिए आप फैसला ले लें अगर आप, पर हम तो कहते हैं कि उनको भी कर दो, लेकिन अगर आपने कुछ करना है तो आप अपने लेवल उन बच्चों को छोड़ दीजिए, ये वाला तो कर दीजिए। वो कहते हैं हाँ ये इनका हो जाएगा। तो वही हमने आपके थ्रू मीडिया में दे भी दिया कि भाई दिस लिस्ट विल बी डिक्लेयर्ड। एक लिस्ट तो आ गई, मतलब पहली लिस्ट उन्होंने भेज दी, वो इंटरनेट पे आई, मतलब आज हमें कागज़ अभी तक नहीं आया कोई, मगर वो इंटरनेट पे आ गई। बच्चे खुश हो गए कि भाई ठीक है, ये जिन 49 बच्चे या जितने 41 बच्चे होते 18 कैटेगरीज पोस्ट थी, तो उसमें वो आ गए। अब हम दूसरी पोस्ट का बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, चलिए ये तो कह ही रहे हैं कि भाई आप हमारा रिजल्ट क्यों डिक्लेयर नहीं कर रहे हो। तो फिर हमने इनको कहा कि आप, वो कहते हैं नहीं, अब हमारा कुछ लीगल एडवाइज़र जो हमारा है उसने ये कह दिया है कि अगर आप इनका भी जो गुड बॉयज़, मतलब जिन्होंने जिनका कोई कसूर ही नहीं है, जो इस गेम में है ही नहीं,
अगर इनका भी अगर रिजल्ट करोगे तो आपका वो वाला केस भी वीक हो जाएगा। ये मुझे मेंबर सेक्रेटरी एसएससी कहते हैं। मैंने कहा इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है, मतलब उनका तो केस ही नहीं है, वो तो कोर्ट में गए ही नहीं है, तो वो उनका भी क्यों रोकते हैं आप, फिर कैसे रोक सकते हैं। तो बोले नहीं ये हमारा ये है, तो अब हम ये जो है दिस इज़ हाउ इट इज़। So then after that the issue has been taken up at the higher levels. So we are very hopeful. हमने in Supreme Court also we are there, we are we will be putting up our view as and when it comes. But हमारी उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द जो है इन बच्चों को इनके रिजल्ट जो हैं वो डिक्लेयर हो जाएंगे। So we are very hopeful and we are very much कंसर्न कि ये जो है ये इनके बच्चों के रिजल्ट निकलने चाहिए, बिकॉज ये तो बच्चों की तो नीड है ही, उनका तो एम्प्लॉयमेंट का मसला है, उनके करियर का मसला है। लेकिन हमारा ये है कि वी आर इन सच ए डायर नीड ऑफ एम्प्लॉयज़, because we are running our system only with say 30% of the people, or even in some cases 20% of the people. You can't run an administration with such a thin strength and with such a huge vacancy. It is not possible. तो इसलिए हमारी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये बच्चे जो है इनका लिस्ट जो है जल्द से जल्द जो है एसएससी से डिक्लेयर करें। वी आर टेकिंग अप द मैटर विद देम। आई एम वेरी होपफुल दैट समथिंग पॉजिटिव विल कम and these results will be declared, at least for the boys who were not in the court, who had done nothing wrong, whose forms were perfect, and who have who have made it to the merit list. So now we are we are very hopeful that, but these boys have been coming to us. Yesterday I also had a meeting with them. I told them that we are more concerned than you are concerned, but we are equally concerned. हमारा भी तो उतना ही ज़्यादा ये है, क्योंकि हम भी वी आर ऑल्सो सफरिंग बिकॉज वी नीड यू। वी सेंट इट टू द एसएससी एज ए रिक्रूटमेंट एजेंसी। इट्स ए थर्ड पर्सन। वी वांटेड यू टू बी एम्प्लॉयड, बट वी कांट पिक यू अप लाइक दिस, सो वी हैव टू गो थ्रू ए रिक्रूटमेंट एजेंसी. So now they have done it and we are happy that they have made some select list, and we have asked them that no, you send them to us, we as an employer want to employ them. So it is between you are the employee, prospective employees, we are the employers. We both need the same thing and we are both on the same line. Now the third person, who is the recruiting agency, they have some issue, so we are taking it up with them. So maybe some positive thing will come out of it, and then you should not bother. So yesterday I had a detailed meeting with them. So after all, they are reasonable boys, they belong to this place, they are intelligent boys and girls. So we told them that this is what we are thinking and what we are already doing. So I am very hopeful that this result will be declared. That's what we are working towards.